नमस्कार छात्रों, आज मैं आपको चतुर्थ प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम पढ़ाने वाला हूं कि जो आपका चौथा प्रश्न पत्र है उसमें आपका पाठ्यक्रम क्या होगा। तो चौथा प्रश्न पत्र जो है वो उस प्रश्न पत्र का नाम यह है कि हिंदी भाषा एवं लिपि। सबसे पहले तो प्रश्न पत्र के नाम से ही आपको समझ लेना चाहिए कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति और विकास कैसे हुआ, उसका हमें अध्ययन करना है। फिर इसके बाद हिंदी भाषा और उसकी लिपि का अध्ययन हमें करना है। तो चलिए हम जल्दी से शुरू करते हैं कि क्या पाठ्य विषय होंगे जिनका अध्ययन आप करेंगे। तो पाठ्य विषय जो होने वाले हैं वो इस प्रकार हैं कि पाठ्य विषय में 2 खंडों में आपका प्रश्न पत्र विभक्त होगा। पहला खंड क में और दूसरा खंड ख में। खंड क में किसका अध्ययन करना है, यानी आप ये समझ लीजिए कि 2 भागों में विभक्त है। यानी आपका जो प्रश्न पत्र होगा उसमें से 50 नंबर खंड क में से आएगा और 50 नंबर खंड ख में से आएगा। तो खंड क में से क्या क्या आएगा? पहला तो आएगा खंड क का नाम है हिंदी भाषा, यानी हिंदी भाषा का आपको अध्ययन करना है। हिंदी भाषा में आप क्या क्या पढ़ेंगे वो मैं अब आपको बताऊंगा। तो देखिए, हिंदी भाषा में आप पढ़ने वाले हैं सबसे पहले हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, यानी हिंदी भाषा का उद्भव कैसे हुआ और विकास कैसे हुआ उसका आप अध्ययन करेंगे। उद्भव और विकास, तो इस पर आपसे मैं चर्चा करने वाला हूँ। और क्या आपको अध्ययन करना है उद्भव और विकास के अलावा? उसमें आपको हिंदी भाषा का क्षेत्र और हिंदी भाषा की विविध बोलियों का भी अध्ययन करना है कि कितना क्षेत्र विकसित है, कहाँ से कहाँ तक बोली जाती है। क्योंकि हमारा देश विविध भाषाओं वाला देश है, तो कहाँ से कहाँ तक के लोग मातृभाषा के रूप में हिंदी को मानते हैं और कहाँ से कहाँ तक के लोग संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार करते हैं और कहाँ से कहाँ तक के लोग केवल हिंदी भाषा को जानते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन बोल नहीं सकते हैं। यानी क्षेत्र वो है कि जैसे उत्तर भारत के समस्त लोग संपर्क भाषा के रूप में और भाषा के रूप में हिंदी को बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। और वहीं जब दक्षिण पश्चिम की तरफ जाएंगे तो दक्षिण पश्चिम के लोग हिंदी भाषा को बोल सकते हैं और पढ़ सकते हैं, लिखने में उन्हें कठिनाई होती है। और दक्षिण भारत में जब आप जाएंगे तो दक्षिण भारत के लोग केवल हिंदी भाषा को समझ सकते हैं, न तो बोल सकते हैं, न तो पढ़ सकते हैं, न तो लिख सकते हैं। इतनी प्रवृत्ति उनमें है। तो उस क्षेत्रों के अंतर्गत हम उसको आपको बताएंगे। और क्या, हिंदी भाषा की विविध बोलियों का अध्ययन आपको करना है कि हिंदी भाषा की विविध बोलियां कौन कौन सी हैं वो आपको बताई जाएंगी। तो छात्रों, आप इस भाषा विज्ञान आप अपने तीसरे प्रश्न पत्र को और चौथे प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़ते रहिएगा। और आपको किनका अध्ययन करना है? और आपको हिंदी भाषा के शब्द समूहों का अध्ययन करना है। यानी क्या? हिंदी भाषा का शब्द समूह, उसका अध्ययन करना है। शब्द समूह यानी कि कहाँ से कौन सा शब्द आया है, कैसे हिंदी भाषा के शब्दों का निर्माण हुआ है। हिंदी भाषा के शब्द समूह का निर्माण संस्कृत के जो शब्द आए हैं वे तत्सम कहे जाते हैं। तद्भव शब्द कौन कौन से हैं, देशज कौन है, और विदेशी भाषाओं से कौन कौन से शब्द आप आए हैं उनका मैं आपको अध्ययन कराने वाला हूँ। यानी हिंदी शब्द संपदा, हिंदी शब्द समूह को आप यह भी कह सकते हैं कि हिंदी शब्द संपदा नाम से भी आप संबोधित कर सकते हैं। तो हिंदी शब्द संपदा में कहाँ कहाँ से हिंदी की शब्द संपदा का निर्माण हुआ? तत्सम शब्दावली से, फिर
तद्भव शब्दावली से, यानी संस्कृत के जो विकृत शब्द हैं, फिर देशज शब्दावली से, फिर विदेशी शब्दावली से हिंदी शब्द समूह का विकास हुआ है, हिंदी की शब्द संपदा का विकास हुआ है, उनका आपको अध्ययन करना है। फिर इसके बाद हिंदी शब्द समूह के बाद किसका आपको अध्ययन करना है? तो हिंदी भाषा के व्याकरणिक अवयवों का, यानी हिंदी के व्याकरणिक अवयव कौन हैं, उनका आपको अध्ययन करना है। तो हिंदी के व्याकरणिक अवयव कौन कौन हैं? तो आपने कक्षा 6, 7, 8 की किताब में पढ़ा होगा। संज्ञा है और सर्वनाम है और क्रिया है और विशेषण है। क्रिया है और विशेषण है, और क्या है? क्रिया विशेषण है, यानी क्रिया प्लस विशेषण। फिर क्या है? और किसका अध्ययन आपको करना है? और हमें अध्ययन करना है क्रिया विशेषण के बाद अव्यय का और अव्यय के बाद उपसर्ग का, उपसर्ग के बाद लिंग का, लिंग के बाद कारक का भी हमें आपके पाठ्यक्रम के अनुसार अध्ययन करना है। फिर लिंग के बाद आप जानते हैं उपसर्ग और प्रत्यय साथ साथ में आते हैं, तो उपसर्ग और प्रत्यय का अध्ययन करना है, लिंग का और कारक का भी अध्ययन आपको करना है, और वचन का भी आपको अध्ययन करना है कि एक वचन है कि बहुवचन है, कौन सा शब्द कौन से वचन में है, उसका हमें अध्ययन करना है। फिर इसके बाद और हमें किस बात का अध्ययन करना है? तो अब खंड क में इतनी बातों का जब हम अध्ययन कर लेंगे तो हमें खंड ख मिल जाता है, यानी 50 नंबर का काम जब हमने इतना पढ़ा तो 50 नंबर का काम हमारा हो गया। फिर इसके बाद खंड ख में हमें किसे पढ़ना है? तो खंड ख का नाम है देवनागरी लिपि। क्या नाम है? देवनागरी लिपि। यानी देवनागरी लिपि के संदर्भ में जो हिंदी की खड़ी बोली जिसमें हम लिखते हैं, हिंदी की खड़ी बोली लेखन की जो लिपि है, उस लिपि को क्या नाम दिया गया है? देवनागरी लिपि। तो देवनागरी लिपि के पहला खंड हमें क्या पढ़ना है? तो देवनागरी लिपि के उद्भव और विकास को पढ़ना है। देवनागरी लिपि का उद्भव कैसे हुआ और विकास कैसे हुआ, उसका हमें अध्ययन करना है। तो देखिए, आप जानते हैं कि सबसे पहले ब्राह्मी लिपि थी, ब्राह्मण लिपि के बाद कुटिल लिपि, कुटिल लिपि से गुप्त लिपि, गुप्त लिपि से किसका विकास हुआ? गुप्त लिपि के बाद नागर ब्राह्मणों द्वारा ब्राह्मी, गुप्त, कुटिल, कुटिल के बाद नागरी, नागरी के बाद देवनागरी का विकास हुआ। यानी देवनगर में रहने वाले ब्राह्मणों द्वारा जिस नागरी लिपि को लिखा गया उसको नाम दिया गया देवनागरी। यानी नागर पहले क्योंकि ब्राह्मण देवता इस तरह से कहा जाता था, उस कारण से देवनागरी लिपि का नाम देवनगर में रहने वाले ब्राह्मण अर्थात देवों के कारण देवनागरी कहा गया। फिर आप क्या अध्ययन करने वाले हैं देवनागरी लिपि में? देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता और विशेषताओं का अध्ययन करने वाले हैं। लिपि की वैज्ञानिकता और विशेषताएं। तो देखिए, देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता क्या है, उसका हमें अध्ययन करना है। तो वो क्या है? वो यह है कि
कि देवनागरी लिपि जैसे बोली जाती है हूबहू वही लिखी जाती है, उसमें थोड़ा सा भी फर्क नहीं होता। उसी के समान अन्य जो लिपियां हैं उनमें यह शक्ति नहीं है। अब जैसे उदाहरण हम, क्योंकि अधिकांश बच्चे अंग्रेजी जानते हैं तो अंग्रेजी का उदाहरण लें तो जैसे NUTURE को नेचर पढ़ते हैं तो वही FUTURE को फ्यूचर क्यों पढ़ते हैं तो उसे फेचर क्यों नहीं पढ़ते, ये अंतर होता है। और वहीं अगर देवनागरी में नेचर लिख दिया गया तो चाहे हम पढ़ें चाहे विश्व के किसी कोने का व्यक्ति पढ़े तो वह नेचर को नेचर ही पढ़ेगा। और क्या है कि जिसमें जैसे छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों में भ्रांति नहीं होती कि अगर लिखा है कि बहुत पुरानी बात है तो उसे बहुत पुरानी बात नहीं पढ़ेंगे, बहुत पुरानी बात ही पढ़ेंगे। अब जैसे क्योंकि जो शब्द है तो क्योंकि और क्योंकि शब्द में अंतर होता है। तो जैसे आप अंतर जो होता है यही इसकी वैज्ञानिकता है और विशेषताओं का अध्ययन मैं आपको करवाने वाला हूँ। और हमें क्या देवनागरी लिपि में पढ़ना है तो देवनागरी लिपि की त्रुटियाँ, और क्या हमें पढ़ना है तो देवनागरी लिपि में त्रुटियां और देवनागरी लिपि के सुधार के उपाय। तो देखिए छात्रों, हमें इतनी बातों का अध्ययन करना है कि देवनागरी लिपि में कौन सी त्रुटि आती है और देवनागरी लिपि में सुधार के क्या उपाय हो सकते हैं, हमें इनका भी अध्ययन करना है। तो छात्रों, आपके लिए यह आवश्यक है कि आप इन बातों को पढ़ें और इनका विस्तार से अध्ययन करें। और अब देखिए जो आपकी पहली हेडिंग है, मैं अब उसकी चर्चा आपसे करने वाला हूँ। तो चलिए हम आपके चतुर्थ प्रश्न पत्र में हिंदी भाषा एवं लिपि में सबसे पहले हिंदी भाषा के उद्भव और विकास में जो पहली बात है कि हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई, उसकी चर्चा मैं आपसे करने वाला हूं। और क्या क्या तथ्य हैं वे जो हिंदी और हिंदी शब्द की उत्पत्ति के परिचायक हैं। तो देखिए, परंपरावादी पंडित जो हैं वो बताते हैं कि हिंदी शब्द दो बातों से मिलकर बना है कि हिंदू से हिंदी का विकास हुआ है। और वह कैसे, तो परंपरावादी जो पंडित हैं वे कहते हैं कि हिंदी शब्द या हिंदू शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, हिन प्लस दू से। तो हिन का अर्थ होता है नष्ट करना। हिन का अर्थ क्या होता है, नष्ट करना। किसको नष्ट करना, हिन यानी नष्ट करना, दू अर्थात दुष्टों को। दुष्टों का विनाश जो करे वह कौन है, वह हिंदू है। और उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, हिंदी है। इसके लिए एक तर्क भी वे देते हैं, संस्कृत में है कि हीनस्ति दुष्टान, हीनस्ति दुष्टान अर्थात दुष्टों का विनाश करने वाली जो भाषा है वह क्या है, हिंदी है, जो हीनों को दूषित करे। अर्थात यह भी अर्थ लगाया जाता है कि हीनस्ति दुष्टान का अर्थ है कि जैसे दुष्ट यानी जो अनपढ़ है, वह किसी बात को जानने वाला नहीं है, वह किसी बात को समझने वाला नहीं है। तो यदि वह अनपढ़ है, यदि उसे पढ़ा लिखा, उसे हिंदी पढ़ा दिया जाए तो वह कैसा हो जाएगा, वह सभ्य हो जाएगा। यानी दुष्टों को
दुष्टों का वह विनाश, उसके अंदर जो दुष्टता की प्रवृत्ति है उसका विनाश करके सत प्रवृत्ति का संचार हो जाएगा। यह तर्क परंपरावादी पंडित देते हैं कि हिंदी शब्द जो है वह हिन प्लस दू से बना है और जो दुष्टों का विनाश करने वाली भाषा है उसे हिंदी कहते हैं। और एक ग्रंथ है शब्द कल्पद्रुम, संस्कृत का ग्रंथ है शब्द कल्पद्रुम। शब्द कल्पद्रुम में यह बताया गया है कि हिंदी जो शब्द है वह किससे बनकर मिलकर बना है, तो हिन प्लस दू प्लस डू, यानी हिन प्लस दुष प्लस हिन प्लस दुष प्लस डू से मिलकर बना है। इसका निर्माण कैसे होता है? ऐसे होता है कि जो हीनों को क्या करे, दूषित करे, और क्या करे, डू यानी विद्या का संचार करे, हीनों को दूषित कर दे और विद्या का संचार कर दे। वह क्या है? वह हिंदू है। और बोलने वाली भाषा क्या है? वह हिंदी है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी क्या कहते हैं कि हिंदू शब्द का प्राचीनतम प्रयोग, एक ग्रंथ है निशीथ चूर्णी। भोलानाथ तिवारी बताते हैं कि हिंदू शब्द का प्राचीनतम प्रयोग भारतीय भाषाओं में निशीथ चूर्णी में मिलता है। निशीथ चूर्णी किसका ग्रंथ है? तो यह एक दक्षिण भारत के चर्चित लेखक हैं श्री जिनदा समणि महत्तर। श्री जिनदा सगड़ी महत्तर, ये इनके ग्रंथ में सबसे पहली बार हिंदू शब्द का प्रयोग मिलता है। और भोलानाथ तिवारी आगे कहते हैं कि हिंदू शब्द जो है वह फारसी है, इसी से हिंदी शब्द का निर्माण हुआ है। क्योंकि पहले भारत के और ईरान के लोगों का आपसी संबंध था और इस आपसी संबंध का विकास जब हुआ तो विकास के फलस्वरूप वहाँ, क्योंकि ह को ह नहीं सिंधु नदी जो इस पार सिंधु नदी थी, सिंधु नदी के इस पार के लोगों को जो ईरान के लोग थे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। हिंदू से हिंद शब्द का निर्माण हुआ, हिंद से हिंदिक शब्द का निर्माण हुआ, बाद में एक प्रत्यय का लोप हो गया और शब्द बना हिंदी। ऐसा कौन बताता है? ऐसा भोलानाथ तिवारी बताते हैं। और बताते हैं कि हिंदी क्या है? व्याकरण की दृष्टि से हिंदी जो शब्द है वह शब्द विशेषण है। आपसे पूछा जाएगा कि हिंदी शब्द कैसा है, तो हिंदी शब्द डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार विशेषण है। और हिंदू से कैसे हिंदी शब्द का विकास हुआ है, तो भोलानाथ तिवारी बताते हैं सिंधु सिंध नदी को कहते थे, क्योंकि सिंधु नदी के इस पार हम हैं तो सिंधु सिंध नदी को कहते थे। वह क्या है? संस्कृत में सिंधु नदी का उल्लेख मिलता है सप्त सिंधवः, अर्थात भारत की जो 7वीं पवित्र नदी है वह क्या है? सिंधु नदी है। तो सिंधु सिंध नदी को कहते थे। तो सिंध नदी के इस पार के लोगों को भी ईरान के लोग, सिंधु नदी के उस पार के जो लोग थे वो ईरानी लोग सिंधु को सिंधु नहीं कह पाते थे, स को ह के रूप में उच्चारित करते थे और सिंधु को वे हिंदू कहते थे। जिसका उल्लेख किसमें मिलता है? जिसका उल्लेख एक फारसी का ग्रंथ है अवेस्ता का, ईरान का प्राचीन ग्रंथ है अवेस्ता, इसे जिंद अवेस्ता भी कहते हैं। तो उस अवेस्ता में सप्त सिंधवः के स्थान पर वहाँ पर सप्त हिंदवः मिलता है, यानी 7 हिंदू शब्द, हिंदुओं की 7 पवित्र नदियों में सिंधु नदी आती है, इस बात का उल्लेख मिलता है। फिर हिंदू के बाद किस शब्द का निर्माण हुआ? भोलानाथ तिवारी बताते हैं हिंदू के बाद हिंद शब्द
बना और हिंद शब्द जो था वो भारत के लोगों के लिए बना। अब हिंद शब्द का जब विकास हुआ तो हिंद में रहने वाले लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को क्या कहा जाने लगा। इसके लिए तिवारी जी बताते हैं भोलानाथ की भारत में जो लोग थे उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को हिंदिक कहा गया। बाद में ये जो इक प्रत्यय है इसका लोप हो गया और लोप होकर शब्द बना हिंदी। अतः हम यह कह सकते हैं कि हिंदी शब्द का विकास संस्कृत के सिंधु शब्द से हुआ है और संस्कृत के सिंधु से हिंदू बना, हिंदू से हिंदिक बना, हिंदिक से हिंदी बना, हिंदिक से एक प्रत्यय का लोप होकर हिंदी बना। अब एक और प्रश्न बनता है कि हिंदी शब्द का प्रथम बार प्रयोग भारत के किस ग्रंथ में मिलता है। तो अगर भारत की आर्य भाषाओं में हम देखने चलेंगे तो प्राचीन कोई भी ऐसी भाषा नहीं मिलती जिसमें हिंदी शब्द का प्रयोग मिले। वह कालकाचार की एक कृति है जैन महाराष्ट्री। क्या है? जैन महाराष्ट्री एक ग्रंथ है। जैन महाराष्ट्री में एक कोटेशन मिलता है, कालकाचार की यह कृति है। इसमें मिलता है सूरीणाम भणियम, सूरीणाम भणियम हिंदू जेड़, सूरीणाम भणियम रामाणु जेड़, रामाणु जेड़ हिंदुग, हिंदुग देशम बच्चामू। यह जो शब्द मिलता है इस आधार पर हिंदी शब्द का प्रथम बार प्रयोग माना जाता है कि कालकाचार की जैन महाराष्ट्री में सबसे पहले इस ग्रंथ में हिंदी शब्द का प्रयोग मिलता है। तो आप बता सकते हैं, अगर कभी कभी आपकी परीक्षा में भी यह पूछ लेता है कि इस पंक्ति का अर्थ क्या है, तो इस पंक्ति का अर्थ यह है कि सूरीणाम भणियम अर्थात हे सूरवीरों आप लोग खड़े हो जाओ, राम कृष्ण की इस धरती पर हिंदुओं की रक्षा करने के लिए एकजुट हो जाओ और प्रत्येक बच्चा भारत के लोगों की रक्षा करने के लिए सामने आए। तो इसी का प्रभाव था कि लगभग 700 ईस्वी से लेकर 1100 ईस्वी तक बच्चा खड़ा रहा और कोई भी विदेशी आक्रांता हमारे देश में सफल नहीं हो सका। फिर इसके बाद अगर हम यह कहें कि क्योंकि यहाँ तो हिंदुग शब्द का उल्लेख मिलता है, हिंदी शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है। इसके संदर्भ में एक बात कही जाती है कि हिंदी शब्द का प्रथम बार प्रयोग सबसे पहले जहाँ हिंदी लिखा गया हो उसका प्रयोग अमीर खुसरो ने अपनी पहेलियों और मुकरियों में किया है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में जब हम मिलेंगे तो आगे की बात पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।